हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1137 के बारे में। फाइनली हमें इस चैप्टर में शैंक्स के ब्रदर का फर्स्ट लुक रिवील होते हुए देखने को मिल चुका है, जिसका नेम है फिगरलैंड शैमरॉक और जो गॉड्स नाइट का कैप्टन है और फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है। इसके अलावा हमें लूफी, नामी और जोरो किंग हराल्ड के कासल में भी जाते हुए देखने को मिलते हैं, जहां हमें किंग हराल्ड का भी फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है। और क्या फाइनली ड्रैगन एल्वाफ आर्क में पहली बार कोई एक्शन लेने वाला है, इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में काफी मेजर हिंट देखने को मिला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त वन पीस की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें यामातो और ओतामा देखने को मिलती हैं, जो कि होल्डम के सीक्रेट बेस को इनफिल्ट्रेट करती हुई देखने को मिलती हैं, और जहां इस बेस के अंदर हमें हू के कुछ अननेम्ड सोल्जर देखने को मिलते हैं। बाकी इस बेस में हमें आगे क्या देखने को मिलने वाला है, उसके लिए तो हमें नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स का इंतजार करना होगा। इसके बाद अब इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें लूफी, नामी और जोरो रोड के साथ एल्वाफ के किंग के कासल में जाते हुए देखने को मिलते हैं, ताकि वो लोकी को फ्री करने के लिए कीज को ढूंढ सकें। और जहां पर रोड हमें बताता है कि इस कासल में किंग हराल्ड की डेथ के बाद से कोई भी नहीं आया है और ये कासल पिछले 14 सालों से अबेंडन्ड है। और जब ये तीनों इस कासल के पास आ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस कासल का मेन गेट अंदर से बाहर की ओर टूटा हुआ है, और जहां पर लूफी पॉइंट आउट करता है कि ये डैमेज रिसेंटली किया गया है। बाकी हम जानते ही हैं कि इसी अबेंडन कासल से दोनों गॉड्स नाइट एल्वाफ के अंदर घुसे थे और उन्होंने ही इस गेट को डिस्ट्रॉय किया होगा। आगे जब ये चारों इस कासल के अंदर जाते हैं तो हमें ये कासल काफी ज्यादा डिस्ट्रॉयड देखने को मिलता है, और जहां पर रोड हमें बताता है कि ये कासल तब डिस्ट्रॉय हुआ था जब लोकी ने किंग हराल्ड को मारा था। आगे रोड बोलता है कि लोकी एक मॉन्स्टर है, लेकिन किंग हराल्ड भी अपने टाइम के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, तो ये जो डैमेज हमें इस कासल में देखने को मिल रहा है उसका होना इनएविटेबल था। आगे हमें इस कासल में जायंट्स के स्कल्स देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में रोड हमें बताता है कि जब लोकी ने किंग हराल्ड को मारा था तब इस कासल में 100 गार्ड्स थे, लेकिन इन दी एंड सिर्फ लॉर्ड जारोली सर्वाइव कर पाए और लोकी ने इन सारे जायंट्स को मार दिया था। इसके बाद जब लूफी इन जायंट स्कल्स के ऊपर खड़ा होता है तो उसे कुछ जायंट्स के स्कल्स काफी ज्यादा बड़े देखने को मिलते हैं, और इन स्कल्स में उसे हॉर्न्स भी देखने को मिलते हैं। और जब वो इस बारे में रोड से पूछता है तो रोड हमें बताता है कि ये उन जायंट्स के स्कल्स हैं जो कि एंशिएंट जायंट्स वॉरियर ब्लड से बिलोंग करते थे। आज के टाइम में एल्वाफ पर ऐसा कोई भी प्योर ब्लड वाला जायंट नहीं है जो कि इन एंशिएंट जायंट्स के क्लैन से बिलोंग करता हो, लेकिन हाँ, आज भी ऐसे कुछ जायंट्स हैं जिनके ब्लड में कुछ हद तक इन एंशिएंट जायंट्स का ब्लड है। आगे रोड हमें बताता है कि किंग हराल्ड एंशिएंट जायंट्स के क्लैन से बिलोंग करते थे और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और काफी ज्यादा ह्यूज थे। बाकी रोड की इस बात को सुनकर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्या पता कार्डो भी इन एंशिएंट जायंट वॉरियर्स के क्लैन से बिलोंग करता हो, क्योंकि हम जानते ही हैं कि कार्डो के सर पर भी हमें हॉर्न्स देखने को मिले थे। आगे हमें इस कासल में किंग हराल्ड का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें किंग हराल्ड के हाथ में एक बड़ी स्वॉर्ड देखने को मिल रही है, और किंग हराल्ड का लुक थोड़ा बहुत क्रेटोस से सिमिलर हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि किंग हराल्ड की मूंछें हमें थोड़ी थोड़ी व्हाइट बियर्ड जैसी देखने को मिल रही हैं। आगे रोड हमें बताता है कि किंग हराल्ड के सर पर जो स्कार्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो उनके एंशिएंट जायंट हॉर्न्स के स्कार्स हैं। किंग हराल्ड एल्वाफ के वॉर वाले तौर तरीकों के काफी ज्यादा खिलाफ थे, और इसीलिए उन्होंने अपने खुद के हॉर्न्स को अपने हाथों से अलग कर दिया था। इसके बाद रोड आगे बोलता है कि किंग हराल्ड की डेथ के बाद से ये पूरी कंट्री डिस्पेयर में है, और सैडली लोकी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा ग्रज लेके बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि किंग हराल्ड का दूसरा बेटा हजरुद्दीन ही है। बाकी जैसे ही इन तीनों को इस बात का पता चलता है कि हजरुद्दीन एक्चुअली में लोकी का भाई है, तो वे इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। आगे रोड हमें बताता है कि हजरुद्दीन और लोकी की मदर्स डिफरेंट थी, और लोकी की मदर जो कि एल्वाफ की क्वीन थी, उनसे शादी करने से पहले
किंग हराल्ड किसी और जायंट वुमन के साथ हजरुद्दीन के फादर बन चुके थे, लेकिन एल्वाफ के जायंट्स हजरुद्दीन की मदर को अपनी क्वीन के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हजरुद्दीन की मदर दूसरी कंट्री की जायंट थी और एल्वाफ में जायंट्स का मानना है कि अगर कोई भी जायंट दूसरी कंट्री के जायंट्स के साथ बच्चे को पैदा करता है तो उससे एल्वाफ के जायंट्स का ब्लड गंदा हो जाता है। इसके बाद जोरो रोड से ये सवाल पूछता है कि अगर हजरुद्दीन का ब्लड गंदा है तो तुमने उसका क्रू ज्वाइन क्यों किया, जिसके जवाब में रोड बोलता है कि अनलाइक मी, हजरुद्दीन हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी ज़्यादा सिंसियर था। और जब रोड हमें ये बात बताता है तो हमें उसके और हजरुद्दीन के बचपन का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पर बाकी जायंट्स बच्चे रोड को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन हजरुद्दीन रोड को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है। आगे रोड बोलता है कि हजरुद्दीन बचपन से ही कभी भी किंग के कासल में नहीं रहा, क्योंकि भले ही उसके फादर किंग थे लेकिन उसकी मदर एक आउटकास्ट थी। इसके बाद हमें हजरुद्दीन के क्रू का एक पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर जब सारे जायंट्स पार्टी कर रहे होते हैं तब हजरुद्दीन बोलता है कि वो एक दिन सारे जायंट्स ट्राइब्स को यूनाइट करके रहेगा। आगे रोड बोलता है कि वो हजरुद्दीन के इस ड्रीम को पूरा करना चाहता है, जिसके जवाब में जोरो बोलता है कि मैं इस तरह के बोरिंग मोटिवेशन से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ। और जोरो की इस बात को सुनकर नामी एक काफ़ी बड़ी स्माइल करती हुई हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि जोरो और नामी भी लूफी के ड्रीम को अचीव करने के लिए रोड की तरह ही पूरी तरीके से कमिटेड हैं। इसके बाद हम एक बार फिर से इस चैप्टर में अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर लोकी के फेस पर हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड देखने को मिलता है, क्योंकि गंको ने उसके ऊपर अपनी पावर से काफ़ी ज़्यादा अटैक किया है और इसीलिए उसके फेस पर हमें इतने ज़्यादा ब्लड देखने को मिलता है। आगे यहाँ हमें यह भी जानने को मिलता है कि गंको के पास एरो डेविल फ्रूट है, जिसकी हेल्प से वो लोकी के ऊपर अटैक कर रही है। इसके बाद गंको अपने डेविल फ्रूट का यूज करके अपने बूट्स को काफी ज़्यादा बड़ा कर लेती है, ताकि वो लोकी पर और भी आसानी से अटैक कर सके। इसके आगे हमें यहाँ ये भी जानने को मिलता है कि लोकी पहला ऐसा नॉन सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसे गॉड्स नाइट बनने का ऑफर दिया जा रहा है। बाकी इस इन्फो को सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके गंको को लेकर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे फैंस का मानना था कि गंको भी एक कॉमनर है जिसे गॉड्स नाइट बनाया गया है। लेकिन अब जब हमें ये बात जानने को मिल ही चुकी है कि लोकी फर्स्ट पर्सन है जिसे ये चांस दिया जा रहा है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि गंको भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। आगे हम देखते हैं कि गंको अपने एरो फ्रूट का यूज करके अपने बूट से बड़े बड़े एरोस को क्रिएट करती है, ताकि वो लोकी पर और भी ज़्यादा अटैक कर सके। लेकिन उसके अटैक करने से पहले लोकी उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर लेता है और वो उसे आगे बता देता है कि वो आगे क्या करने वाली है, और जिससे हमें जानने को मिलता है कि लोकी भी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज कर सकता है और शायद उसके पास भी फ्यूचर साइट है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लोकी यहाँ चेन्ड अप है और वो सिर्फ इन अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन इन्हें काउंटर नहीं कर सकता है। और इसी का फायदा उठाते हुए गंको उस पर बार बार अटैक करती है और उससे बोलती है कि अगर वो गॉड्स नाइट बनने के लिए हामी भर देगा तो वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन लोकी इतने अटैक्स को खाने के बाद भी उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो हंसकर उनके सामने इन अटैक्स को अपने ऊपर लेता है। आगे वो गंको से ये भी बोलता है कि यू विल पे फॉर दिस, क्योंकि हम देखते हैं कि गंको ने और भी एनिमल्स को अटैक किया है जो कि लोकी को सेव करने आए थे। इसके बाद जब गंको एक बार फिर से लोकी पर अटैक करने वाली होती है तो दूसरा गॉड्स नाइट उसे रोक देता है और हमें फाइनली इस चैप्टर के लास्ट पेज पर एक शानदार डबल स्प्रेड पैनल देखने को मिलता है, और जिसमें हमें शैंक्स का ब्रदर फिगरलैंड शैमरॉक पहली बार देखने को मिलता है। और इसके इंट्रोडक्शन से हमें जानने को मिलता है कि ये फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है और अभी करेंटली गॉड्स नाइट का कैप्टन है। बाकी भले ही इसका फेस शैंक्स से डिट्टो सिमिलर है, लेकिन हम इन दोनों में आसानी से फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि अनलाइक शैंक्स इसके पास इसके दोनों हाथ हैं और इसके फेस पर भी हमें कोई भी स्कार देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसके हेयर काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और इसके बालों में हमें एक ब्रेड देखने को मिलती है। इसकी यूनिफॉर्म क्लासिक मिलिट्री वाली यूनिफॉर्म है और जो 17वीं सेंचुरी के फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये गंको की तरह ही हाई बूट्स को पहना है और इसके नेक पर हमें एक बड़ा सा स्कार्फ देखने को मिलता है। बाकी इसके पास भी हमें गार्लिंग और शैंक्स की तरह एक सिमिलर स्वॉर्ड देखने को मिलती है। बाकी पर्सनली मुझे
शैमरॉक का फर्स्ट लुक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है और एज अ शैंक्स फैन मैं अब फाइनली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि शैंक्स के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगते आए हैं कि शैंक्स एक्चुअली में एक बैड गाय है, उन सारे एलिगेशंस का एंड इस चैप्टर के आने के बाद अब फाइनली हो चुका है। आगे शैमरॉक गंको से बोलता है कि कॉन्टैक्ट मरीज हो, सब के सब यहाँ यूजलेस हैं। मैं इस मिशन को काफ़ी क्लेवर तरह से फिनिश होने की उम्मीद कर रहा था, जिसके बाद गंको उसकी बात से हामी भरती है और वो आगे बोलती है कि अगर हम लोकी को मार भी देंगे तो एक्चुअली में कुछ नहीं बदलेगा। क्या ये जायंट्स किसी चीज़ में एक्चुअली में बिलीव करते हैं? इसके बाद इस चैप्टर के एंड में जब शैमरॉक लोकी को देखता है तो हमें लोकी इतने अटैक्स खाने के बाद अनकॉन्शियस देखने को मिलता है। और आगे शैमरॉक बोलता है कि बहुत समय पहले एल्वाफ के जायंट्स ने पूरे न्यू वर्ल्ड को डोमिनेट किया था, लेकिन मैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट इन्हें अपने कंट्रोल में लेकर जरूर आएंगे। और बस यहीं ये चैप्टर एंड हो जाता है। बाकी अब बात करें ड्रैगन के फाइनली कोई एक्शन लेने के हिंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, तो वो हिंट एक्चुअली में हमें इस चैप्टर के एंड में देखने को मिलता है, जहां हमें एडिटर्स नोट में देखने को मिलता है कि गॉड्स नाइट हैव मोबिलाइज्ड। और हम जानते ही हैं कि ड्रैगन ने चैप्टर 1083 में साबो और इवानकॉप से बोला था कि हमारा रियल बैटल तब स्टार्ट होगा जब ये गॉड्स नाइट फाइनली मोबिलाइज हो जाएंगे। और अब फाइनली इतने चैप्टर्स के बाद गॉड्स नाइट फाइनली मोबिलाइज हो चुके हैं, तो क्या अब ड्रैगन इतने सालों बाद कोई एक्शन लेगा, जिसको देखने के लिए वन पीस फैंस सदियों से इंतजार कर रहे हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीक के चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमें ड्रैगन कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा और क्या अब वो एक्चुअली में अपनी पावर को फ्लैक्स करेगा। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जब लूफी शैमरॉक को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इसके अलावा हमें ये भी पता ही है कि हमें नेक्स्ट वीक भी एक चैप्टर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमें इतने महीनों बाद 3 लगातार चैप्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हम वन पीस फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या ओपिनियन है वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर को लेकर। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।